हाँ, इस वीडियो में हम आपसे फाइलेरिया के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मच्छरों के काटने से बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं। तो ये फाइलेरिया को ही हम फाइलेरियासिस के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोगों में इसको आप देख सकते हैं, या इससे प्रभावित लोग हमारे आपके अगल बगल इर्द गिर्द भी प्राय मिल जाते हैं। तो ये फाइलेरियासिस क्या है? ये वास्तव में फाइलेरिया ही है, जिसको हम फाइलेरियासिस के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि यह बीमारी भी मच्छरों के काटने से ही होने वाली बीमारी है, और मच्छरों के काटने से ही यह एक स्वास्थ्य समस्या बन जाती है और व्यक्ति को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये मच्छर इसको फैलाने का काम भी करते हैं। उन्हीं के काटने से ये फाइलेरिया की प्रॉब्लम होती भी है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसका कारण क्या है, किस कारण से फाइलेरिया होती है। तो इसके कारण में, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी। ये ब्रूजिया टिमोरी, ब्रूजिया मलाई और ये बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ये क्या है? तो ये फाइलेरिया के काजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं। इन्हीं के काटने से, यानी यह मच्छरों की एक वैरायटी है, मच्छरों की एक प्रजाति है, जिनके बाइट करने से ये फाइलेरिया नामक बीमारी पैदा हो जाती है और स्वास्थ्य को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। तो इसके कारण में जो पहला कारण बताया गया है वो है बुचरेरिया बैंक्राफ्टी। यह मच्छरों की एक प्रजाति है। इसके काटने से, अगर ये स्वयं में संक्रमित होगा तभी, अगर ये संक्रमित नहीं है पहले से, तो फिर इसके काटने से फाइलेरिया हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। ये तभी होगी जब ये बुचरेरिया बैंक्राफ्टी अपने आप में पहले से इन्फेक्टेड होगा, यानी इससे प्रभावित होगा, तभी होगा। ये ब्रूजिया मलाई, एक नहीं अनेक ब्रूजिया मलाई बाइट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ब्रूजिया मलाई, ये मच्छर की एक विशेष प्रजाति, अगर स्वयं फाइलेरिया के से संक्रमित है, और ये संक्रमित ब्रूजिया मलाई अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेगी, तो फिर वो भी फाइलेरिया से प्रभावित हो जाएगा। और ये जो तीसरा कारण बताया गया, वैरायटी है ये भी ब्रूजिया टिमोरी। ये मच्छर भी अगर अपने आप में पहले से अफेक्टेड है फाइलेरिया से या संक्रमित है, अगर यही किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को बाइट करेगा, काटेगा, तो फिर फाइलेरिया का संक्रमण उस व्यक्ति के बॉडी में फैल जाएगा, हो जाएगा, और वो निश्चित रूप से फाइलेरियासिस का शिकार हो जाएगा। तो आपने कारण में देखा कि ये मच्छरों की 3 प्रजातियां, जिनका नाम दिया गया बुचरेरिया बैंक्राफ्टी, ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी। तो इन 3 की विशेषता है कि अगर ये स्वयं में पहले से इससे संक्रमित हैं, फाइलेरियासिस से संक्रमित हैं, तो अगर यही किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट कर लेते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को भी ये फाइलेरिया से ग्रसित कर देते हैं, फाइलेरिया से संक्रमित कर देते हैं। अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया, इसमें ये बताया गया कि फाइलेरियासिस का प्रसार संक्रमित मच्छरों के काटने से ही होता है। तो जब ये संक्रमित होंगे अपने आप में, और तब ये किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेंगे, तो ये उसको फैलाने में वेक्टर का काम करेंगे, यानी वाहक का काम करेंगे। अगर वो अपने आप में पहले से इससे संक्रमित नहीं है, तो फिर एक बार नहीं 1000 बार ये काटते रहें, ये फाइलेरिया से उस व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। तो इनके वेक्टर में जो नाम आया वो है, 3 नाम यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पहला है क्यूलेक्स मॉस्किटोज, एनाफिलीज और मानसोनिया। ये 3 जातियाँ ऐसी हैं
जिनके काटने से ये फाइलेरिया की प्रॉब्लम एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो इसमें 3 नाम क्या हैं ये आपको याद रखने चाहिए, क्यूलेक्स मॉस्किटोज, एनाफिलीज और मानसोनिया। तो ये 3 मच्छर की प्रजातियां, जैसा कि नाम को कम से कम 2 नाम तो आप पहले से भी जानते होंगे, क्यूलेक्स और एनाफिलीज। एनाफिलीज जैसा कि इसके काटने से मलेरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके काटने से फाइलेरिया भी हो जाती है। इसका रोल दोनों में है। जब यह स्वयं में संक्रमित होगा और किसी दूसरे व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेगा तो उसको फाइलेरिया से ग्रसित कर देगा। ये मानसोनिया की भी यही बात है, यदि ये ऑलरेडी संक्रमित है तो किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट कर लेता है तो वह व्यक्ति फाइलेरिया का शिकार हो जाता है। ये क्यूलेक्स भी यही काम करता है। अगर ये पहले से संक्रमित है और किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करेगा तो फिर उसको भी ये संक्रमित कर देगा। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम आएंगे कि अच्छा, जो व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, जिनके आधार पर हम ये कहेंगे कि यह व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित है या फाइलेरिया से संक्रमित है। तो इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो क्या मिलते हैं कि इसका प्रभाव मुख्य रूप से शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम पर पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे लिम्फ नोड, लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी ये सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, फिर बाद में ये किडनी को भी प्रभावित कर सकता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बाधित कर देता है। ये जो फाइलेरियासिस की प्रॉब्लम है, इसका प्रभाव शरीर में, ये सिस्टम तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे इसका कुछ बहुत लेना देना नहीं है। जो हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, सबसे पहले यह उसी को प्रभावित करता है और क्या करता है, किडनी को भी ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये सब बहुत रेयर केस में होता है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम पर अफेक्ट है, ये बहुत कॉमन होता है और ये शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बाधित कर देता है। इम्यून सिस्टम का मतलब शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कोई फॉरेन बॉडी जब हमारे शरीर में एंट्री कर हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा करना चाहता है तो इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो हमारे शरीर में कोई बीमारी फैलाए, कोई डैमेज करे, इसके पहले उसको इम्यून सिस्टम डिस्ट्रक्ट कर देता है, नष्ट कर देता है और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो इसी को हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उसको भी ये बाधित कर देता है। अब सोच लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, किडनी को भी प्रभावित कर सकता है और तो और ये जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी ये बाधित कर देता है। इस तरह का नेचर होता है इस फाइलेरियासिस का। तो ये कुछ रोगियों में तो इसका लक्षण स्पष्ट दिखता है, लेकिन कुछ रोगियों में यह एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये माने अनुपस्थित, एब्सेंट। असिम्प्टोमेटिक का मतलब सिम्टम, यानी कुछ व्यक्तियों में इसका कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति फाइलेरिया से प्रभावित नहीं है। फाइलेरिया से प्रभावित होने के बावजूद भी उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। लेकिन कुछ रोगियों में यह बिल्कुल स्पष्ट इसका लक्षण दिखने लगता है। वो लक्षण क्या दिखता है? तो दिखता है कि लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम उस संक्रमित व्यक्ति में हो जाती है जो फाइलेरिया से प्रभावित है, संक्रमित है। लिम्फेडिमा मतलब जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें इडिमा हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है, वो लार्ज हो जाती हैं। और क्या दिखता है? एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस क्या है? ये इंग्लिश में शब्द होता है एलिफेंट, जिसका मतलब होता है हाथी। और हाथी का जितना शरीर लंबा चौड़ा होता है तो उसका पैर भी उतना ही मोटा मोटा होता है। तो इसका उदाहरण तो हमारे ख्याल से आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। एक आध व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनका जो पैर है बिलो द नी जॉइंट,
एंड अपर द एंकल ज्वाइंट, क्या अपर क्या वो पूरा फैलेंजेस तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसका पाँव पूरा मोटा हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है और बिल्कुल हाथी के पाँव जैसा दिखने लगता है। तो उसको लोग हिंदी में फिल पाँव या हाथी का पाँव, हाथी पाँव नाम से भी जानते हैं। तो उसी को हम नाम देते हैं इल्फेंटाइटिस, यानी उसके पैर में सूजन हो जाती है तो हाथी के पैर जैसा हो जाता है। और जो फाइलेरिया की बहुत कॉमन केसेस होती हैं तो वो प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील मतलब टेस्टिकल में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है और बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में तो उसकी साइज इतना बढ़ जाती है कि फिर वो चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करता है। तो हाइड्रोसील वही होता है कि स्क्रोटम के अंदर पानी भर जाता है या टेस्टिकल के अंदर पानी भर जाता है तो उसकी साइज काफ़ी बढ़ जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलती है फाइलेरिया के केस में। और क्या मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी। वो व्यक्ति हाइपर सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है कि ठंडे गर्म के सेंसेशन के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। और क्या हो जाता है, एपिडिडाइमो आर्काइटिस। एपिडिडाइमो आर्काइटिस क्या है, तो एपिडिडिमिस का आपने नाम सुना होगा। ये क्या है, तो ये वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से स्पर्म को निकाल करके और उसमें वास्ट डिफरेंस में फ्लो कराता है। तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आर्काइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन इन द टेस्टिस। तो ये तमाम दिक्कतें जो देखने में आती हैं फाइलेरिया के केस में, तो ये सब लक्षण मिलते हैं मुख्य रूप से लिम्फेडिमा, इल्फेंटाइटिस, हाइड्रोसील, हाइपरसेंसिटिविटी, एपिडिडाइमो आर्काइटिस। तो ये प्रॉब्लम्स। अब आप ये कहेंगे कि अब ऐसा तो नहीं है कि जिसका हाइड्रोसील है उसका पाँव भी हाथी के पाँव जैसा मोटा दिखता है। तो ये सही बात है कि ये सारे के सारे लक्षण कोई जरूरी नहीं कि एक समय में और एक रोगी में, एक व्यक्ति में दिखते हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें से एक भी लक्षण फाइलेरिया का इंडिकेशन हो सकता है और किसी किसी में 2-3 लक्षण भी मिल सकते हैं एक साथ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं एक ही रोगी में लिम्फेडिमा भी हो, एल्फेंटाइटिस भी हो, हाइड्रोसील भी हो, हाइपरसेंसिटिविटी भी हो, एपिडिडाइमो आर्काइटिस भी हो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें से 1-2 लक्षण भी हो सकते हैं या सिग्नल लक्षण भी फाइलेरिया का इंडिकेशन हो सकता है, फाइलेरिया हो सकती है। लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो उस व्यक्ति की डायग्नोसिस करनी होगी। डायग्नोसिस करने का जो तरीका है, जो बेस है, उसमें पहला बेस ये बताया गया कि क्लिनिकल फीचर्स, यानी क्लिनिकली हमको जो उसके अंदर लक्षण या कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं उनको मार्क करना होगा कि क्या ये लक्षण उस व्यक्ति के अंदर दिख रहे हैं। तो उसको हम आधार बना करके मान लेते हैं कि यह व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित है। और क्या करना होगा, फिंगर प्रिक टेस्ट। ये फिंगर को पंचर करके ब्लड का सैंपलिंग ले करके और पैथोलॉजी में जांच करके जानना होगा कि वास्तव में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि फाइलेरिया है या नहीं। फिर पीसीआर टेस्ट भी हमारी डायग्नोसिस को पक्का करता है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस इससे होता है। यह भी एक पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित है। तो आपने देखा कि डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या फिर वो कौन कौन से तौर तरीके हैं जिनके आधार पर आप ये कंफर्म कर लेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति या रोगी वास्तव में फाइलेरिया से पीड़ित है या फाइलेरियासिस से संक्रमित है। तो क्लिनिकल फीचर्स को ध्यान देना होगा, फिंगर प्रिक टेस्ट कराना होगा, पीसीआर का टेस्ट कराना होगा। तो ये सब अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो निश्चित रूप से फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। अब हम जब ये जान ही गए कि नहीं ये फाइलेरिया से संक्रमित व्यक्ति है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा।
क्या करना होगा, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उसकी चिकित्सा करनी होगी और उसको केयर करना होगा, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं वो सब सारी बातें हमें फॉलो करनी होगी। तो आइए ट्रीटमेंट के नाम पर हम करते क्या हैं। तो एंटीबायोटिक दवाओं की एक रेंज होती है जिनका काफ़ी लाभ मिलता है फाइलेरिया के थेरेपी में, ट्रीटमेंट में। तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी रेंज है उनकी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन कुछ खास नाम फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया गया, जैसे पेनिसिलिन हुआ, एरिथ्रोमाइसिन हुआ, एमॉक्सिसिलिन हुआ, एल्बेंडाजोल हुआ। एल्बेंडाजोल कृमि केंचुआ के केस में दिया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स की रेंज है, इसमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार, पेशेंट के रिकॉर्ड के अनुसार, उसके डायग्नोसिस के आधार पर किसी भी एक सूटेबल एंटीबायोटिक का आप बिना किसी हेजिटेशन के यूज करते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आरोग्य की स्टेज में ले आएंगे। तो हमको क्या करना होगा, इसका ट्रीटमेंट देते समय हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक पर ध्यान देना होगा और उस पेशेंट के अनुसार जो भी इसमें सुविधाजनक हो, सूटेबल हो, इसका यूज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एनाल्जेसिक्स। अगर उसके बॉडी में, शरीर में दर्द है, दर्द से परेशान है, तो फिर हमें एनाल्जेसिक ग्रुप्स की दवाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। यह भी बहुत लंबा रेंज है, मार्केट में बहुत सारे इसके ब्रांड नेम हैं, उनमें से एक सुविधाजनक एनाल्जेसिक का सिलेक्शन करिए और फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ट्रीटमेंट में यूज करिए। और जो तीसरी बात इसके हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे वो होगी एंटीपायरेटिक्स। ये एंटीपायरेटिक्स क्या है, पायरेक्सिया शब्द होता है, पायरेक्सिया से शब्द बना पायरेटिक, और एंटी का मतलब उसके अपोजिट, यानी ड्रग का वह ग्रुप जो बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को सामान्य की तरफ ले आए, टेम्परेचर को कम कर दे और नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए, तो उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो अगर फाइलेरिया का पेशेंट फीवर से पीड़ित है, फेब्राइल कंडीशन में है, तो हमें एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामॉल है, ये एस्टामिनोफेन है, ये तमाम ऐसी दवाएं हैं, इनकी भी बहुत लंबी रेंज है। इनमें से जो सूटेबल हो उस व्यक्ति के लिए, उस संक्रमित व्यक्ति के लिए, तो उसमें से आप एंटीपायरेटिक्स का यूज धड़ल्ले से कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करना चाहिए उस व्यक्ति की भी और उसके आस पड़ोस में जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। यानी साफ सफाई का महत्व जैसे तमाम बीमारियों में आपको बताया गया, यहाँ पर भी हाइजीन का बहुत प्रमुख स्थान है। तो पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। स्किन केयर, उस संक्रमित व्यक्ति के स्किन का भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रैक हो गया, कहीं फट गई, स्किन रप्चर हो गई, तो स्किन का भी केयर करना होगा। केयर ऑफ वुंड, अगर मान लीजिए उसके बॉडी में कहीं घाव हो गई है, कभी कभी ये होता है कि फाइलेरिया पक जाती है और उसमें से डिस्चार्जेज होने लगते हैं, तो वुंड हो जाती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उनको ठीक करने के लिए उसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई करके बैंडेज करिए, या उसके लिए जो भी आप ऑइंटमेंट वगैरह यूज कर सकते हो करिए। तो केयर ऑफ वुंड यानी उसके घाव की देखभाल आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए और प्रभावित भाग को एलिवेट करके रखना चाहिए। जैसे पैर में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो जब वो व्यक्ति लेटा हो, सो रहा हो, तो उसके पैर को थोड़ा रेज कर दीजिए ताकि वो फ्लूइड नीचे की तरफ न जाए। और हाइड्रोसील की सर्जरी, अगर वो हाइड्रोसील है तो उसमें बिना विलंब किए हुए उसकी सर्जरी कर देनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी आरोग्य हो सके। तो हाइड्रोसील के लिए क्या करना चाहिए, हमें तुरंत सर्जरी की सहायता लेनी चाहिए और सर्जरी के माध्यम से उस व्यक्ति को फाइलेरिया से मुक्ति दिलानी चाहिए। अब इसमें जो पॉइंट आता है वो है कंट्रोल। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसमें जो पहला उपाय बताया गया कि बीमारी के फर्स्ट स्टेज में ही यानी प्रिमिटिव स्टेज में संक्रमित व्यक्ति को आइडेंटिफाई करिए और उसको चिन्हित करिए
और चिन्हित करके बिना विलंब किए हुए उसका जो प्रॉपर उचित देखभाल और ट्रीटमेंट है वो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि एक बहुत सर्वसामान्य बात है, बहुत कॉमन बात है कि किसी भी बीमारी में, चाहे वो फाइलेरिया हो या कोई अदर बीमारी हो, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रिमिटिव स्टेज में शुरू हो गया तो फिर उस व्यक्ति को कम समय में ही आरोग्य किया जा सकता है। और यदि एडवांस स्टेज में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मानिए उसकी डायग्नोसिस लेट आइडेंटिफाई हुई, वो व्यक्ति बहुत एडवांस स्टेज में जाने के बाद पहचान में आया, तो फिर वहाँ से ट्रीटमेंट जब हम उसका शुरू करते हैं तो वह टाइम टेकिंग भी होता है, काफ़ी खर्चीला भी होता है, काफ़ी कष्टदायी भी होता है और व्यक्ति को लंबे समय तक तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे जो बढ़िया उपाय है, अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, यानी बीमारी के फर्स्ट स्टेज में ही आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उस व्यक्ति को और उसका प्रॉपर ये ट्रीटमेंट और देखभाल शुरू करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बीमारी के वाहकों को नियंत्रित करना चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इस बीमारी के वाहक में ये जो मच्छर हैं यही आते हैं, तो आप मच्छरों को कैसे नियंत्रित करेंगे भाई? ये इतने माइन्यूट, इतने माइक्रो, इतने छोटे प्राणी होते हैं कि इनको आप डंडा से मार के भगा नहीं सकते, इनको आप पिंजरे में कैद कर नहीं सकते, तो फिर आप कौन सा ऐसा उपाय अपनाएंगे जिनसे इनसे आपकी दूरी बने और आपको ये बाइट न कर पाएँ, इनके बाइट से आप अपने को बचाए रखें, तो इस बीमारी को नियंत्रित करने में आप सफल होंगे। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि जो सबसे सस्ता और सुलभ उपाय बताया गया मच्छरों से बचने के लिए वो है मच्छरदानी का यूज। लेकिन इसकी डीमेरिट ये है कि इसको हर समय हर जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप सोने जाते हैं, यानी सोते समय ही मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, जब भी से आप कर सकते हैं इसको करिए, मच्छरदानी का यूज करिए। या फिर आपके पास मच्छरदानी नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे नाम से ब्रांडेड नेम हैं, जिनमें बहुत सारे लोशंस हैं, ऑइंटमेंट हैं, जिनको लिनीमेंट हैं, जिनको आप बॉडी पर अगर लगा लेते हैं, उनका लोशन यूज कर लेते हैं, तो उनकी गंध ऐसी होती है जो मच्छरों को पसंद नहीं आती है और उसकी गंध से मच्छर आपके पास फटकने वाले नहीं होते हैं। उसकी गंध को सूंघ करके वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो इस तरह से उनके और आपके बीच एक दूरी बन जाती है, यानी आपके पास वो आएंगे ही नहीं, तो फिर वो बाइट क्या करेंगे। तो इस तरह से इसके बचने में जो दूसरा कारगर उपाय है, आप देखते हैं कि तमाम तरह के मार्केट में वो कॉइल्ड वाली अगरबत्ती भी उपलब्ध है, उसका लोग यूज करते भी हैं, उसको जला करके बगल में रख देते हैं, फिर आराम की नींद सोते हैं और मच्छर काट नहीं पाते हैं। तो ये रहा बीमारी के वाहकों से अपने को बचाने का उपाय और उस बीमारी का नियंत्रित करने का उपाय। और क्या कर सकते हैं, तो आपके इर्द गिर्द, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कहीं पानी है किसी टूटे फूटे बर्तन में, कंटेनर में, तो उसको ड्राई कर लें, या आपके घर के अगल बगल बजाती हुई नालियां हैं तो भरसक प्रयास करें कि उनको ढक दें, क्योंकि ये मच्छरों का अच्छा उचित स्थान होता है जहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर होता है। तो इस तरह का जो ये हाइजीनिक कार्य है इसको आप जरूर करें, अपने को साफ सफाई में रखें। और जो अगला उपाय बताया गया कीमोथेरेपी, जैसे डाइइथाइल कार्बामाजिन का प्रयोग कर रोगी को आरोग्य करना। कीमोथेरेपी का यूज आप कर सकते हैं, जी हाँ, वही कीमोथेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी टर्म ऐसा है कि एक खास बीमारी के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे कीमोथेरेपी का नाम लीजिए तो लोगों का दिमाग बस एक ही तरफ जाता है और वो होता है कार्सिनोमा। यानी कीमोथेरेपी का मतलब कि व्यक्ति को कीमोथेरेपी चले इसका मतलब इसको कैंसर हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि वह थेरेपी, वह ट्रीटमेंट, वह चिकित्सा जो किसी केमिकल के द्वारा की जाती है। ये तमाम जो मॉडर्न की मेडिसिन हैं ये सब
किसी न किसी रूप में केमिकल के रूप में ही होती हैं। तो इनके द्वारा जो आप ट्रीटमेंट देते हैं उसी को हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। इसका अन्यथा अर्थ न लगाएं कि नहीं ये स्पेसिफिक कार्सिनोमा के ही केस में इसका यूज किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल से बनी हुई दवाओं का यूज आप जहाँ करते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, बीमारी चाहे जो भी। तो उसमें एक साल्ट आता है डाईइथाइल कार्बामाजिन। आप मार्केट में इसके जो ब्रांडेड नेम हैं, जिन नाम से दवाएं मार्केट में मिलती हैं, बड़े आराम से मिल जाती हैं, जैसे हेट्राजान हुआ, बेनोसाइड हुआ, यूनिकार्बाजान हुआ। तो उनके नीचे आप देखेंगे तो बारीक अक्षरों में लिखा होगा उसके केमिकल या साल्ट का नाम कि डाईइथाइल कार्बामाजिन। तो आराम से लोग हेट्राजान लेते हैं, खाते हैं, बेनोसाइड का यूज करते हैं, यूनिकार्बाजान का यूज करते हैं। ये टेबलेट फार्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फार्म में भी अवेलेबल होता है, और तो और किट के केस में लिक्विड के रूप में भी मिलता है। तो इसका यूज लोग इससे बचने में, इसको कंट्रोल करने में लोग करते हैं, और आपको भी करना चाहिए, दूसरों को बताना भी चाहिए। तो डाईइथाइल कार्बामाजिन का प्रयोग कर या इस तरह के किसी भी केमिकल ड्रग का यूज कर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आपको फाइलेरिया के बारे में बता दी गई, यानी इसका इंट्रोडक्शन ये है क्या, फिर इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, फिर मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन क्या है, फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, फिर इसकी डायग्नोसिस में क्या क्या उपाय आप अपनाएंगे, और इसके लक्षण क्या क्या मिलते हैं, जैसे लिम्फेडिमा, एलिफेंटाइटिस, हाइड्रोसील, हाइपरसेंसिटिविटी, एपिडिडाइमो आर्काइटिस। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक समय में दिमाग में रखना चाहिए, और इसका फिर ट्रीटमेंट आप देंगे तो ट्रीटमेंट में खास तौर से एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज करना होगा, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक का प्रयोग करना होगा, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए एंटीपायरेटिक ग्रुप का यूज करना होगा। तो ये तमाम बातें जो आपको बताई जा रही हैं, ये सब की सब आपको फाइलेरिया के केस में प्रयोग करने की ज़रूरत है, और इसका कंट्रोल के बारे में भी आपको बता दिया गया। तो इसकी पूरी राम कहानी आपको सुना दी गई, और फाइलेरिया की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर अब अगले एपिसोड में हम कोई नई बीमारी के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।